फेलियर भी आप बच्चों को सिखाइए कि इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फेल होना, नाकाम होना। आज कोटा के बारे में आपको मालूम है? कोटा, व्हाट इज कोटा? कोटा नाम सुना कि पहली बार सुना बंगाल में कोटा का नाम? बोलो टीचर्स। कोटा राजस्थान की एक जगह है, आपने पहले नाम सुना कोटा का? इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है कोटा, जहां पर जी और नीट की प्रिपरेशन के लिए पूरे इंडिया से लोग जाते हैं। नहीं सुना? अभी होमवर्क भी दूंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा लेंगे ना आप लोग? प्लीज लेना पड़ेगा। कोटा के बारे में पूरी रिसर्च करिए, व्हाट इज कोटा एंड व्हाई इज कोटा एन एजुकेशनल हब। और इसके साथ ये भी मालूम करिए कि कोटा इंडिया का सबसे बड़ा सुसाइडल हब भी है। सबसे बड़ा सुसाइडल हब, इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड्स कोटा में होते हैं। भाई भाई तो ना जो स्टूडेंट्स बार-बार ट्राई करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, वो डिप्रेस करके सुसाइड करते हैं। वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए। ये क्यों हुआ? बच्चे सुसाइड तक क्यों पहुंचे? क्योंकि हम लोगों ने उनको मेंटली डेवलप नहीं किया है कि फेलियर इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आदमी उस वक्त नहीं हारता है जब उसकी पराजय होती है, आदमी उस वक्त हारता है जब वो दोबारा उठने से इनकार कर देता है कि आई विल नॉट ट्राई इट अगेन। जब वो आई विल नॉट ट्राई इट अगेन कहता है तब वो हार गया। लेकिन जब तक वो ट्राई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो लूजर नहीं है। डू यू एग्री? ये कौन सिखाएगा बच्चों को? तो सुसाइड जिन लोगों ने किया कोटा में, वहां के टीचर्स ने नहीं सिखाया आपको ये? कलकत्ता के भी बच्चे सुसाइड करते हैं वहां। मैं आपको ये बता रहा हूँ बियॉन्ड एबीसी, आपको बच्चों को इसके लिए भी तैयार करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब इन सब चीजों के पीछे जो मेन चीज है वो ये है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने बच्चों को। ये समझ में आएगा देखो आपको फौरन। हाँ सर ऐसा ही होता है। क्यों? ये आप लोगों से रिलेटेड है ना? हाँ ऐसा ही होता है। ये जल्दी समझ में आएगा। पेरेंट्स पहले अगर बच्चे के मार्क्स कम आते थे तो बच्चों को डांटते थे, अब बच्चों के मार्क्स कम आते तो और मैनेजमेंट भी। टीचर की तो कोई गलती होती ही नहीं है, राइट और रॉन्ग? होती है। चलिए ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले काम दूसरे तरीके से होते थे, अब काम दूसरे तरीके से हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? बोलिए, अरे बोलो ना। बीइंग फ्यूचरिस्टिक, आपको अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर के लिए तैयार होंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप काम कर रहे हो वो फ्यूचर के लिए तैयार होंगे। और वो ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं तो वहां से ऐसे लोग निकलेंगे जो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बेहतरीन एग्जांपल्स बनेंगे। और ये सब हमारे और आपके हाथ में है। हम बिल्कुल ये नहीं समझे कि हम कलकत्ता के छोटे से इलाके में बैठकर पूरी दुनिया के लिए एग्जांपल्स बन सके, ऐसे बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग कर सकते हो, आपके अंदर ये पोटेंशियल है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज है आपको अपने प्रोफेशन के साथ प्यार होना चाहिए, आपको अपने प्रोफेशन पर प्राइड होना चाहिए। हम जो मैंने शुरू में आपको कहा
हम ये सोचते हैं कि भाई एज अ टीचर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों की कुछ पोल खोलूंगा तो बुरा नहीं लगेगा ना आप लोगों को? खोलू ना, मैनेजमेंट के सामने भी पता चलेगा। चलिए अभी अपने अंदर देखो, दूसरों के अंदर बात कर देखेंगे अपने, ठीक है? अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अभी हम लोगों को अपने अंदर देखना है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। आप लोगों में से कितने ऐसे जिनको मालूम है कि वर्ल्ड के बेस्ट टॉप 10 टीचर्स कौन है? वर्ल्ड के टॉप 10 टीचर्स के नाम पता है आपको? थोड़ा सा पता है? सूरज। अभी हम लोग इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए वो तो है ही, नेचर बहुत सारी चीजें हम लोग को सिखाता है, वेरी गुड थिंकिंग, लेकिन अभी हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। टॉप 10 टीचर्स के नाम अभी मैं आपको बोलूंगा कि 2022 लास्ट ईयर 2022 में बेस्ट एक्टर कौन था, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, बेस्ट सिंगर कौन था, बेस्ट डायरेक्टर कौन था? सबको मालूम है? नहीं मालूम है? दूसरी दुनिया के लोग हैं आप लोग। वैसे ये जरूरी नहीं है कि हमारा दीनी बैकग्राउंड में तो हम लोगों को जनरल नॉलेज नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी आपको अपने आप को एज ए टीचर इतना ट्रेन करना है कि किसी भी फील्ड की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। दिस इज अ टीचर, यू मस्ट नो something about everything and everything about something। ये कोड बाद में घर पे जाके याद करना। You must know something about everything, यानी आपको दूसरी जितनी फील्ड है उसके बारे में समथिंग मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप टीचर हो, आपका बच्चा फुल्ली लोडेड आता है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो आपको आकर क्या सवाल करेगा आपको नहीं मालूम है। आपको समथिंग मालूम होना चाहिए एवरीथिंग के बारे में, और एवरीथिंग अबाउट समथिंग कुछ चीजें होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ये टीचर इस चीज में इतनी मास्टर है कि इससे अच्छी हमारी पूरी स्कूल में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर सकता। Are you getting the point? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अपने प्रोफेशन में जो टॉप है उनके बारे में नहीं मालूम है, तो हमारा रोल मॉडल कौन बनेगा? शाहरुख ने अगर टॉप किया और उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो दूसरे नीचे के जो एक्टर्स है वो बोलेंगे मेरे को भी शाहरुख जैसा बनना है। अमिताभ सुपरस्टार है, मेरे को भी अमिताभ जैसा बनना है। दीपिका, मेरे को भी उसके जैसा बनना है। लोगों को मालूम है कि उनके पास रोल मॉडल है। टीचर, कौन से टीचर के जैसा बनना है मालूम ही नहीं है हम लोग को। समझ में आ रही है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ? रोल मॉडल है हमारे पास कि मैं इस टीचर के जैसा बनना चाहती हूँ। शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टीचर ऑफ आवर ईरा। पता है आपको? नहीं पता है। क्यों? हम लोगों ने कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं है कि हम लोगों को भी वहां तक जाना है। बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड हम भी बन सकते हैं। हर फील्ड में अवार्ड्स मिलते हैं, टीचिंग फील्ड में भी अवार्ड मिलते हैं, लेकिन टीचिंग फील्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड क्या है मालूम है? क्यों? हम लोगों को थोड़ी लेना है सर, हमको क्या काम है? हम लोग को लेना ही नहीं है तो हम लोग मालूम करके क्या करेंगे भाई? फिल्म इंडस्ट्री वाले का सब, मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की बार बार मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ तो ज्यादा जल्दी कनेक्ट होती है।
उसको मालूम है कि मेरे को कभी ना कभी ब्लैक लेडी चाहिए। फिल्म फेयर अवार्ड का देखा है, अवार्ड देखा है, ब्लैक लेडी, उसको मालूम है मुझे चाहिए, उसको मालूम है मुझे ऑस्कार चाहिए, मुझे कभी ना कभी यहां तक जाना है। हमको क्या मालूम है कि हमको कहां तक जाना है? ये लूप होल्स है हमारे, हम लोगों को मालूम नहीं है कि बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड उसको क्या अवार्ड मिलता है। और पूछूं मैं, और बोलू, बोलो ना, आपको बुरा नहीं लगेगा ना? नोबेल प्राइज मालूम है? मालूम है नोबेल प्राइज? बोलो ना, किसके नाम पे दिया जाता है वो? सर अल्फ्रेड नोबेल। कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज देते हैं मालूम है? पूरा सब साल में मालूम है कितनी फील्ड में? नहीं समझना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और होमवर्क लो भाई। ये जो मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है, ये होमवर्क चेक करेंगे टीचर्स का वैकेशन के बाद। वैकेशन तक का टाइम अभी और दूंगा मैं आप लोगों को। वैकेशन के बाद जो होमवर्क है, पहला होमवर्क क्या दिया? कोटा। दूसरा नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, कौन सी फील्ड में मिलती है, किसको मिलती है, कब मिलती है। थैंक यू मैम, इनके लिए क्लैप करिए प्लीज जी। तो वो नोबेल प्राइज में जिन लोगों को मिलता है उसमें कुछ एजुकेशनिस्ट भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे इन लोगों ने बोला। तो हम लोगों को वहां तक पहुंचने के बारे में फिक्र करनी चाहिए। देखिए, मैं बेसिकली आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप बड़ा सोचना शुरू करिए एज अ टीचर। आपको पता है टॉप 10 टीचर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, जो कभी आप लोगों ने किया नहीं होगा, टॉप 10 फिल्म, टॉप 10 एक्टर, ऐसा टॉप 10 सॉन्ग्स, बंगाली सॉन्ग्स टॉप 10, ये सब आप लोगों ने किया होगा। टॉप 10 बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको सर्च करिए आप। उसमें आपको एक टीचर का नाम मिलेगा जिसने सिर्फ एक बच्ची को पढ़ाया, और वो टॉप 10 टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड में उसका शुमार होता है। एनी गेस? टॉप 10 टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक ऐसी टीचर का नाम आपको मिलेगा कि उसका नाम उस टॉप 10 की लिस्ट में आया सिर्फ एक बच्ची को पढ़ाकर। खड़ा हो जाए, कौन बोला? क्लैप, जोर से क्लैप करिए इनके लिए। एक ही बच्ची को, हेलन केलर को पढ़ाया। क्या नाम था टीचर का? हेलन केलर की टीचर, क्या नाम था उसका? उसका नाम है एन सुलिवियन। हम लोगों को क्या करने का है सर? कोई भी हो, किसने भी पढ़ाया हो, क्या फर्क पड़ता है हमको? ये लूप होल से हमारी फील्ड का हम लोगों को पता ही नहीं है। प्लीज सिट, थैंक यू वेरी मच। ये सब चीजें जानने की है। मैं आपको बियॉन्ड एबीसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बियॉन्ड एबीसी आप लोगों को अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशंस में क्या जानना पड़ेगा और किसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको बात कर रहा हूं। बीइंग फ्यूचरिस्टिक, आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। क्यों? बीइंग फ्यूचरिस्टिक के लिए क्या आपको जानना जरूरी है, बताइए। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक बनना है तो आपको क्या जानना जरूरी है?
बेसिक चीज, अगर आपको फ्यूचरिस्टिक बनना है तो क्या सबसे पहले जानना पड़ेगा? बहुत बुनियादी चीज है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है आंसर? बोलिए। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक बनना है तो पहले फ्यूचर को जानना पड़ेगा ना, कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, तब आप फ्यूचरिस्टिक बन सकोगे। अगर फ्यूचर नहीं मालूम है आपको तो आप फ्यूचरिस्टिक कैसे बनोगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्यूचर एंड व्हाट हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी। फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? थक गए लगता है आप लोग। इतना सब बोल रहे हो आप लोग तो थक गए होंगे। आप लोग ही तो बोल रहे हो इतना सब। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज फ्यूचर। सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? वेरी गुड। चलिए हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर कैसा होने वाला है हमारी एजुकेशनल फील्ड के एतबार से। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर। फ्यूचर की स्पेलिंग क्या है? फुटूरे। FUTURE is the spelling of future। हम लोग एक एक अल्फाबेट को बोलेंगे। FUTU सबसे पहले क्या है? फ्यूचर। F stands for future is going to be very fast। बहुत, मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि चेंज ग्रेजुअली होते थे अब तक, अब चेंज ग्रेजुअली नहीं होगा, बहुत जल्दी से बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे, हम ब्लैक बोर्ड पर काम करते थे, ब्लैक बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड आया कि स्केच पेन से अब लिखना पड़ेगा, चौक से लिखना। अभी हम सोच ही रहे थे कि स्केच पेन से कैसे लिखेंगे, उससे पहले स्मार्ट बोर्ड आ गया। समझ रहे आप लोग बात? स्मार्ट बोर्ड पर आप कैसे पढ़ाएंगे, उसके बजाय स्मार्ट बोर्ड की कई किस्में मार्केट में आ गई। तो हम सोचते हैं उतनी देर में चीजें बदल जाती है और ज्यादा तेजी से बदलेंगी। इसके लिए हम लोगों को और ज्यादा तेजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एज ए टीचर हम ये ना सोचे कि हमने कोई एक काम कर लिया, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, अब आराम करें। ऐसा नहीं है। अब आपको हर फील्ड में एक पोजीशन के बाद पहुंचने के बाद आपको वहां पर स्टेबल रहने के लिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। आपने पॉपकॉर्न खाया? सबने खाया? बहुत अच्छा लगता है सबको। साउथ सिटी मॉल सबसे बड़ा मॉल है, साउथ सिटी मॉल। वहां पर पॉपकॉर्न खाया कभी? साउथ सिटी में पॉपकॉर्न खाया? किसी ने नहीं खाया? खाया? कितने का मिलता है? थोड़ा स्पाइस ऐड करिए उसमें, थोड़ा बटर ऐड करिए उसमें। 5 रुपए का पॉपकॉर्न कहां तक पहुंच गया? कितने % का ग्रोथ है ये? 5 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए का हो गया, कितने % का ग्रोथ है? बिजनेसमैन लोग ये सब मीडिया वर्ल्ड में 5 का पॉपकॉर्न 500 का हो गया 10 साल में, 15 साल में, कितने % का ग्रोथ है? एज ए टीचर हमारा इतना ग्रोथ हुआ, हम लोग पॉपकॉर्न से भी ज्यादा गए गुजरे। पॉपकॉर्न 5 से 500 का हो गया, हम लोग हुए इतने क्यों? कब होंगे? तो ये सिली सा एग्जांपल है, लेकिन समझने के लिए काफी है कि एक नॉन लिविंग थिंग पॉपकॉर्न जैसी 5 से 500 की हो गई, तो हमें और आपको कितना ग्रो करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा और बहुत तेजी के साथ ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। और एक एग्जांपल दो आपको फास्टनेस का। चलिए पढ़िए क्या लिखा है, बोलिए। एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में उसको कितना वक्त लगता है, ये मैं आपको ईयर वाइज और प्रोडक्ट के साथ बताऊंगा।
एक प्रोडक्ट मार्केट में आया, क्या 75 ईयर। ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन को लॉन्च किया। 1876 में जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन को बनाया, टेलीफोन 50 मिलियन लोगों के घरों तक पहुंचने में उसको कितने ईयर लगे? 75 इयर्स में टेलीफोन 50 मिलियन लोगों तक पहुंचा। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूं। अब आगे चलिए, जोर से पढ़िए ना फटाफट। ये क्या है? 1895 में रेडियो लॉन्च हुआ। कब पहुंचा मार्केट में? कितने साल लगे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में? कितना डिफरेंस हो गया? ऑलमोस्ट आधा डिफरेंस हो गया। टेलीफोन को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में 75 इयर्स लगे और रेडियो को 38, ऑलमोस्ट आधा हो गया। ये मैं बता रहा हूं पेज फ्यूचर की। और आगे चलिए, टेलीविजन मार्केट में आया 1926 में। 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में कितनी देर लगी? ये मैं आपको रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं, मेरे जेब की बात नहीं है, ये मैंने खुद ने नहीं बनाया है। ये एक रिसर्च में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 1926 में टेलीविजन मार्केट में आया, उसको कितने साल में पहुंचा 50 मिलियन लोगों तक? कितना डिफरेंस हो गया? आधे से भी कम। और बताओ, इंटरनेट मार्केट में आया, 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? कितना डिफरेंस हो गया? और बताओ, फेसबुक मार्केट में आया, 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में कितना लगा? स्टिल वी आर डीलिंग इन इयर्स। अभी तक हम लोग सालों में बात कर रहे हैं। और आगे बताओ आपको, यूट्यूब मार्केट में आया, 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में इसको सिर्फ कितना लगा? और बताओ, स्टिल वी आर डीलिंग इन मंथ्स। अब क्या होगा? पोकेमॉन मार्केट में आया, 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा? 19 डेज। और अभी भी मैं कब की बात कर रहा हूं? 2000। और वी आर लिविंग इन 2023। अब आप बताइए मुझे कि जब ये प्रोडक्ट्स अब मार्केट में चीजें मिनटों में और सेकंडों में 50-50 मिलियन तक लोगों में पहुंच जाती है। एक YouTube पर वीडियो डालो, एक Instagram पे वीडियो कुछ अपलोड करो, ट्विटर पे कुछ डालो, फौरन मिनटों में 50-50 मिलियन लोगों तक पहुंच जाती है वो चीज। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। हमें भी तरक्की करनी पड़ेगी बहुत तेजी के साथ। टीचिंग फील्ड में भी जो रिवॉल्यूशन आ रहे हैं, जो इनकलाब आ रहे हैं, नई चीजें जो मार्केट में लॉन्च हो रही है, जो एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है, उसमें आपको 3 काम करना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड कौन सी चीज मार्केट में आई, पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आगे टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, फिर आपको उन चीजों को एडेप्ट करना आना चाहिए, फिर आपको उन चीजों को अपनी फील्ड में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई, एडेप्ट एंड इंप्लीमेंट, ये 3 चीजें अगर आपको आ गई तो आप किसी भी फील्ड में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, आपको अपनी रिलेटेड फील्ड से चीजें मार्केट में कौन सी आ रही है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको एडेप्ट करिए और उसको अपनी फील्ड में इंप्लीमेंट करिए। चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। पहली चीज समझ में आई? हम लोग अभी ऐप पर है, समझ में आई? फ्यूचर, समझ में आया? आगे चलूं? क्या है? फ्यूचर इज गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनप्रेडिक्टेबल? अनप्रेडिक्टेबल। इंग्लिश टीचर कौन कौन है? आप बताएंगे?
इंग्लिश टीचर्स, जी बोलिए। जो हम लोग पहले से अंदाज नहीं कर सकते उसे हम अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। वेरी गुड, इनके लिए क्या करिए प्लीज। मेरे पैर में तकलीफ है इसलिए मैं बैठ नहीं सकता हूँ। 3 आदमी कॉल की बात माफ करना, मैं खड़े खड़े पानी पी लिया मैंने। जी क्या है अनप्रेडिक्टेबल। कल क्या होने वाला है मालूम नहीं है। कल क्या होगा, फ्यूचर इज गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल। क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है। एटम वॉर पता है आपको? एटम वॉर। हिस्ट्री टीचर्स कौन कौन है? हिस्ट्री टीचर्स आज बताइए। जापान में हुआ था। एक ही है। हिस्ट्री जेंट्स ही पढ़ाते हैं, लेडीज को हिस्ट्री से कुछ लेना देना हिस्ट्री नहीं है बच्चा है, कुछ लेना देना है। चलिए क्या परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम फैलाए। इनके लिए तालियां बजाइए लोग। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने हमला किया। थैंक यू सर। हम बोले लिटिल बॉय एंड रेड मैन, लिटिल बॉय एंड रेड मैन। ये बॉम्ब्स के नाम थे जो बॉम्ब उन्होंने डाले थे। लिटिल बॉय और फैटमैन उसका नाम था। थैंक यू सर। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस जमाने में कौन से सन में हुआ सर ये ईयर 45। जिस जमाने में ये हुआ उस जमाने में आप गूगल बाबा को जाकर पूछिए, पूरी दुनिया में 2 या 3 कंट्रीज के पास एटॉमिक मिसाइल्स थे, इससे ज्यादा। लेकिन आज आपको गूगल बाबा को पूछेंगे तो पता चलेगा बहुत सारी कंट्रीज के पास एटॉमिक मिसाइल्स है। इसका क्या मतलब है पता है आपको? इसका क्या मतलब है? बहुत सारी कंट्रीज के पास एटॉमिक मिसाइल है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिर इसको असर हुआ तो वो हमला करेगा, उसको असर हुआ तो वो हमला करेगा। इस तरीके से पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर हमला करेगी। और फिर से दुनिया बैलगाड़ी के जमाने में, और बैलगाड़ी के जमाने में अगर दुनिया चली गई तो क्या होगा? हम अपनी फील्ड के बारे में सोचें, टीचिंग फील्ड में क्या होगा? झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ाने को आता है? आता है? एक ही टीचर को सब सब्जेक्ट पढ़ाने के आता है? गुरुकुल में जैसा होता था आता है? सही बोलो ना, अपना ही पूरा नहीं होता है सर सिलेबस। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूं? यानी दुनिया इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। उसके लिए हम प्रिपरेशन भी क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक एग्जांपल देता हूं आपको। दिखा कुछ? क्या है? अरे ब्रिज दिखता है या नहीं? खाली हावड़ा ब्रिज ही दिखता है? हावड़ा ब्रिज के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ब्रिज है भाई। मालूम है कौन सा ब्रिज है? सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन मत करो सर प्लीज। सही है कि गलत? इस ब्रिज का नाम है कोलुटेका ब्रिज। कोलुटेका ब्रिज। इस ब्रिज की हिस्ट्री थोड़ी देख लीजिए, ऊपर लिखी है। मैडम को लिखता नहीं है, थोड़ा कम, मैं जोर से पढ़ के सुना देता हूँ। कोलुटेका ब्रिज 484 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। ये कोलुटेका रिवर अमेरिका में हॉन्डुरस जगह है, उसके ऊपर ये बना हुआ है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि जिस इलाके में इस ब्रिज को बनाया गया था वहां पर तूफान बहुत आते थे, बहुत तूफान आते थे। तो होता ये था कि नया ब्रिज बनाते थे और तूफान आ जाता था, ब्रिज कोलैप्स हो जाता था। इन लोगों ने दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स को जमा किया और ये कहा कि हम लोग ऐसा ब्रिज बनाएंगे कि दुनिया का कैसा
तूफान आवे हमारा ब्रिज कभी भी टूटे नहीं। और फिर इन लोगों ने दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स को बुलाकर कोलुटेगा ब्रिज बनाया, जो सबसे खतरनाक तूफान में भी सरवाइव कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। थोड़े जमाने के बाद एक तूफान आया जिसका नाम था मिच। उस ह्यूरिकेन का नाम था मिच। अभी आपके बंगाल में एक तूफान के बारे में बात चल रही है, क्या नाम है उसका? मोचा, मोका, मोका, क्या मतलब उसका मौका का? कोई मतलब नहीं। खैर, मौका से मिच थोड़ा मिलता है ना, तो उस तूफान का नाम था मिच। और वो इतना खतरनाक तूफान था कि 4 दिन में मिच में इतनी बारिश आई जो अमेरिका को पूरे साल में जितनी बारिश की जरूरत पड़ती है। बहुत खतरनाक बारिश और बहुत खतरनाक तूफान आया। तो अब ऐसे में क्या हो जाना चाहिए था? ब्रिज टूट जाना चाहिए था, लेकिन ब्रिज तो बहुत अच्छा बनाया था और टूटेगा। ब्रिज नहीं टूटा, लेकिन क्या हुआ? उससे भी खतरनाक चीज हुई। ब्रिज नहीं टूटा, उससे खतरनाक और क्या हो सकता है बोलो? मुड़ गया, दूसरी तरफ चला गया। ब्रिज बनाया था ताकि पानी के ऊपर से लोग जा सके, और ब्रिज तूफान आने की वजह से नहीं टूटा, लेकिन उससे खतरनाक चीज हुई। देखिए कि क्या हुआ। देखिए, क्या हुआ? ब्रिज तो अपनी जगह पे है, लेकिन पानी ही वहां से बदल गया। पानी की धार ही वहां से बदल गई, तो ब्रिज का कोई यूज ही बाकी नहीं रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बत्ती जली कि नहीं जली? जली। समझ में आई बात? ये मैं आपको बता रहा हूं। और फिर क्या हुआ पता है? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़िए, जोर से पढ़िए इसको। We focus on creating best solution for a given problem, but we forget that the problem itself might change. Built to last might have been a popular mantra, but built to adapt is the way to go. मतलब ये है कि कंडीशंस फ्यूचर में कैसी होगी उसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि हर कंडीशन में आपको काम करने आए। किसी भी एक तरीके से काम करने में आप स्टक मत हो जाओ, चिपक मत जाओ कि ये होगा तो ही मैं काम कर सकूंगी, लाइट होगी तो ही मुझे काम करने आएगा, स्मार्ट बोर्ड होगा तो ही मैं पढ़ा सकती हूँ, बच्चे 100% अच्छे होंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगी, बच्चे के बिहेवियर अच्छे होंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगी, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छे बच्चों को पढ़ाना क्या कमाल है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल कि माहौल, कंडीशंस, हालात चाहे कैसे भी हो, हर जगह पर मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकती हूँ। मेरे अंदर ये पावर है, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है, मेरे अंदर एडेप्टेबिलिटी की सलाहियत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात कि ऊपर से जा रहा है? तो आर यू रेडी फॉर इट? एडेप्ट करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करिए कि कंडीशंस कैसे भी हो हम सरवाइव करेंगे और एडेप्ट करेंगे चीजों को। एफ और क्या हो गया? थर्ड इज, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी कैसी होने वाली है और कैसी होगी, बराबर? टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है और ज्यादा कितनी खतरनाक होगी। टेक्नोलॉजी के यूजफुल चीजें क्या है और टेक्नोलॉजी किस तरीके से खत्म करेंगे। एक वीडियो देख लो, छोटा सा, देखना है कि जाने दो? देखना है, सब वसूल करो, अभी आए हो तो वसूल करोगे, सब निचोड़ लो सब पूरा, है ना? चलो,
टू लेट। और हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये आग हमारे घर तक कब पहुंचेगी, उसके बाद हम लोग जागेंगे। आप लोगों को मालूम है बहुत सारी जगह पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। दिल्ली हमारी राजधानी, वहां पर एक माँ बाप अपने बेटे को ये कहते हैं कि पबजी जानते हो? हाँ, वो तो जानते हैं सर। पबजी, वो माँ बाप बेटे को कहते हैं पबजी कम खेल, ये नहीं कहते कि मत खेल, क्या कहते हैं? तो वो बेटा अपने माँ बाप और छोटी बहन को मार डालता है। पता है आपको? ये बॉम्बे में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से जिद करता है कि मुझे मोबाइल दिलाओ। बड़ा भाई जो है ये 20,000 का मोबाइल दिलाता है और जो छोटा भाई है उसको 50,000 का मोबाइल मांगता है। उसके पास 30,000 की कैपेसिटी थी, उसने 20,000 का मोबाइल दिलाया, उस छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया। तो ये टेक्नोलॉजी के नेगेटिव असरात है और इसके पॉजिटिव असरात भी है। जूम आपने बहुत यूज किया कोविड में, तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव असरात मालूम होने चाहिए और उसको बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर हम लोग नहीं सिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले हमें आना चाहिए, ठीक है? वरना अगर हमारे बच्चों को, हमारे घर पे हमारे बच्चों को पता चलता है कि भाई माँ बाप भी एक ही आसन करते हैं, मोबाइल आसन, घर पे आने के बाद मोबाइल आसन, एक ही आसन उनको आता है और कोई आसन नहीं आता है, तो फिर बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। समझ में आ गई बात? तो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें, इसके बारे में आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके बाद क्या है? क्या है? U स्टैंड्स फॉर, जोर से बोलो ना।